नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी जो आधुनिक भारतीय इतिहास की क्लासेस चल रही थी उसमें हम लोगों ने अंग्रेज़ों का भारत के पड़ोसी देशों से उनके संबंधों को विस्तार पूर्वक पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग अंग्रेज़ों और अफ़गानिस्तान यानी आंग्ल अफ़गान संबंधों को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी है। अगर अफ़गानिस्तान की भौगोलिक अवस्थिति की बात करेंगे तो यूरोपीय जो देश हैं जैसे कि ब्रिटेन, उन लोगों का मानना था कि अफ़गानिस्तान कोई राजनीतिक इकाई नहीं था। ठीक, यानी अफ़गानिस्तान केवल एक जनसमूह क्षेत्र था, न कि कोई संगठित राष्ट्र था। ठीक, यानी कि अंग्रेज़ों का मानना था कि यहाँ पर जो कबीलाई जो क्षेत्र है, खास करके वहाँ पर 3 कबीला महत्वपूर्ण थे। तो यानी अंग्रेज़ों का मानना था कि यह कबीलाई क्षेत्र न कि अफ़गानिस्तान कोई राष्ट्र है। इन कबीलों में यूसुफजई, गिलजई और दुर्रानी जो जैसे कबीले हैं, इनकी बहुलता राष्ट्रीय एकता में सबसे बड़ी बाधक थी, ऐसा अंग्रेज़ों का मानना था। 1747 में नादिर शाह जो कि अफसरीद वंश का था, उसकी हत्या के बाद राजनैतिक शून्यता स्थापित हो गई। यानी नादिर शाह जिसने भारत पर भी आक्रमण किया था, उसकी हत्या के बाद अहमद शाह अब्दाली जो है वहाँ का शासक बनता है, जिसे अफ़गानिस्तान का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक, अफ़गानिस्तान का वास्तविक संस्थापक भी अहमद शाह अब्दाली को माना जाता है। इसके बाद क्या होता है कि अहमद शाह अब्दाली की मृत्यु के बाद 1773 से 1793 के बीच में तैमूर शाह नामक एक शासक वहाँ पर था, इसका शासन था। ठीक, इसके बाद जमान शाह शासक बनता है, जिसका शासन क्षेत्र पंजाब और सिंध तक विस्तृत था, जो ब्रिटिश शक्ति के लिए चिंता का विषय बना हुआ था। अब देखिए, जमान शाह जो अफ़गानिस्तान का शासक था वह बहुत ही महत्वाकांक्षी था, और तत्कालीन समय में भारत में भी कई ऐसे शासक थे जिनका संबंध जमान शाह से था, जिसमें टीपू सुल्तान, अवध का जो शासक था वह वजीर अली जिसका नाम था, और नासिरुल मुल्क जो कि बंगाल का शासक था। इन्होंने कई बार पत्राचार या पत्र के माध्यम से जमान शाह को भारत पर आक्रमण करने के लिए, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने के लिए पत्र लिखे थे। ठीक, तो इसका भी भय अंग्रेज़ों को था। इसके लिए जमान शाह को रोकने के लिए वेलेजली ने ईरान के शाह बाबा के पास दूत और धन भेजा, और ब्रिटिशों ने ईरान को अफ़गानिस्तान पर पीछे से हमला करने के लिए उकसाया ताकि जमान शाह भारत न आ सके। यानी कि जब टीपू सुल्तान, वजीर अली और जो नासिरुल मुल्क है जो कि बंगाल का शासक उस समय, तो इन लोगों ने जब भारत पर आक्रमण करने के लिए या फिर अंग्रेज़ों को भगाने के लिए उनकी सहायता के लिए आमंत्रित किया था जमान शाह को, तो वेलेजली जो उस समय गवर्नर है, उसने क्या किया कि ईरान का जो शासक था शाह बाबा, उसको पैसा दिया और क्या कहते हैं, भारत पर, अब दूत के माध्यम से अफ़गानिस्तान पर आक्रमण करने के लिए कहा, ताकि जमान शाह भारत पर आक्रमण न कर पाए, वह अपने आंतरिक मामलों में ही उलझा रहे। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है, इसी समय 1800 से 1809 के बीच में कई आंतरिक संघर्ष अफ़गानिस्तान में शुरू होते हैं, जिसमें कंपनी का एक सेवक था मेहदी अली। इसने बुकशायर से जमान शाह द्वारा शियाओं पर झूठे अत्याचारों की खबर फैलाकर ईरान को भड़काया। यहाँ का जो शासक था वह सुन्नी था, तो जो शियाओं पर मेहदी अली ने जमान शाह पर आरोप लगाया कि जमान शाह शियाओं पर अत्याचार कर रहा है, और ईरान जो है वह शिया कंट्री था, यानी ईरान में अधिकांश जो जनसंख्या थी वह शियाओं की थी। तो इस झूठी खबर के माध्यम से वह ईरान को भड़का रहा था ताकि वह जमान शाह के ऊपर आक्रमण करे। इसके बाद वेलेजली ने सर जॉन मैल्कम को तेहरान भेजा, जिसके दबाव में जमान शाह लाहौर से वापस लौट गया। ठीक, कब? 1800 ईस्वी में जॉन मैल्कम का जो मिशन है, मैल्कम मिशन कहा जाता है, 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली के समय तेहरान भेजा गया था। इसके बाद बरगजाई और सदजोई जो अमीरों के गुट थे, इनके षड्यंत्र के कारण जमान शाह को गद्दी से हटाकर कैद कर लिया गया। ठीक, उसके बाद 1800 में महमूद शासक बना। 1803 में अंग्रेज़ों के समर्थक शाह शुजा गद्दी पर बैठा और पुनः महमूद जो है वहाँ का शासक बना। यानी कि
पहले जमान शाह 1800 में, फिर महमूद 1800 से 1803 में, फिर महमूद को हटा करके शाह शुजा को बनाया गया 1803 से 1809 को, फिर वहाँ पर विद्रोह हुआ, फिर महमूद जो है वह शासक बनता है। ठीक, फिर इसके बाद एल्फिंस्टन मिशन भेजा गया था 1809 में। लॉर्ड मिंटो ने नेपोलियन और रूसी खतरे को देखते हुए एल्फिंस्टन को शाह शुजा से संधि करने के लिए पेशावर भेजा था। तो यह जो मिशन कई भेजे गए हैं इनको भी याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्रम वाले प्रश्न यानी निम्नलिखित ऐसे प्रश्न आएगा कि अफगानिस्तान भेजे गए विभिन्न मिशनों का निम्नलिखित में कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि बरगजाई वंश का जो शासक होता है दोस्त मोहम्मद, यह 1826 ईस्वी में दोस्त मोहम्मद काबुल की गद्दी पर बैठा और इसने आंतरिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया तथा वहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित किया। उसके बाद 1828 में रूस और ईरान के बीच तुर्कोमन चाय की एक संधि होती है। ठीक, कौन सी संधि? तुर्कोमन चाय की एक संधि हुई, जिससे ब्रिटिश सतर्क हो गए। यानी रूस और ईरान के मध्य जो संधि हुई उसकी वजह से ब्रिटेन को भी खतरा लगने लगा। इसके लिए बर्न्स के माध्यम से एक मिशन भेजा गया 1832 में। रूसी प्रभाव को रोकने के लिए अलेक्जेंडर बर्न्स को मध्य एशिया भेजा गया, जिसका दोस्त मोहम्मद ने स्वागत किया। ठीक, तो दोस्त मोहम्मद ने यानी अफगानिस्तान को अपनी तरफ मिलाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, बर्न्स के अंतर्गत एक मिशन भेजा जिसका नेतृत्व अलेक्जेंडर बर्न्स ने किया था। फिर क्या होता है, 1837 में रूसी सह पर फारस ने हेरात पर हमला किया, जिसे अफगानों ने अंग्रेज एल्डेड की मदद से विफल किया। ठीक, यानी रूस की सहायता से फारस का जो शासक था उसने हेरात पर हमला कर दिया, परंतु अंग्रेज़ों की सहायता से इस हमले को नाकाम कर दिया गया। फिर उसके बाद गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने दोस्त मोहम्मद की मित्रता की उपेक्षा की और पेशावर के मुद्दे पर रणजीत सिंह का पक्ष लिया। यानी रणजीत सिंह भी एक महत्वपूर्ण कड़ी थे अफगानिस्तान आंग्ल अफगान संबंध में। तो इसमें लॉर्ड ऑकलैंड ने क्या किया, 1836 में लॉर्ड ऑकलैंड ने, जो कि गवर्नर जनरल था, इसने दोस्त अली और क्या कहते हैं रणजीत सिंह के मध्य जो पेशावर को लेकर के विवाद था उसमें रणजीत सिंह का साथ दिया। इसकी वजह से भी दोस्त अली जो है वह नाराज हुआ। आगे देखते हैं। फिर उसके बाद रणजीत सिंह, शाह शुजा और ब्रिटिशर्स तीनों को मिलाकर के एक त्रिपक्षीय संधि 1838 में की गई। ठीक, रणजीत सिंह, शाह शुजा और अंग्रेज इनको मिलाकर के एक त्रिपक्षीय संधि 1838 में की गई और इस संधि के माध्यम से ही प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की पृष्ठभूमि भी बनती है। ठीक, इसमें क्या हुआ कि रूसी दूत एक था विक्टेविच, जब अंग्रेज़ों ने सहायता नहीं दी, यानी यहाँ पर पेशावर के मुद्दे पर और विभिन्न माध्यमों से जब दोस्त अली की सहायता नहीं मिली तो उसने क्या किया, दोस्त अली ने रूसी दूत विक्टेविच का काबुल में स्वागत किया। ठीक, यानी अब रूसी प्रभाव उसके ऊपर पड़ने लगा, यानी अब रूस की तरफ उसका झुकाव बढ़ने लगा। उसके बाद ऑकलैंड ने दोस्त मोहम्मद को हटाकर शाह शुजा को गद्दी पर बैठाने का निर्णय लिया। 1838 में जो संधि हुई थी अंग्रेज रणजीत सिंह और शाह शुजा के बाद संधि हुई, इसका उद्देश्य था अफगानिस्तान पर नियंत्रण किया जाए। ठीक, यानी दोस्त मोहम्मद को हटा करके शाह शुजा को वहाँ का शासक बनाया जाएगा और वहाँ पर नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। जो यह ऑकलैंड की योजना थी, स्मिथ ने इसको पागलपन की योजना कहा। ठीक, यानी इस योजना को स्मिथ ने पागलपन पूर्ण बताया। तो यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है कि लॉर्ड ऑकलैंड की योजना को किसने पागलपन की योजना या पागलपन पूर्ण कहा, तो वह स्मिथ ने कहा था। लॉर्ड ऑकलैंड जो हैं इनका कहना था कि यह युद्ध बिना किसी प्रत्यक्ष उकसावे के केवल रूसी भय के आधार पर थोपा, यानी कि यह जो युद्ध है इसमें कोई ऐसा घटना नहीं हुआ था कि जिसकी वजह से या रूस ने आक्रमण कर दिया या कोई बहुत बड़ी घटना हो गई, बल्कि यह सिर्फ एक भय की वजह से किया गया। यानी भय क्या था कि रूस जो है अफगानिस्तान पर उसके बाद भारत पर आक्रमण करेगा, तो उससे बचने के लिए ही यह लॉर्ड ऑकलैंड की योजना लाई गई। उसके बाद फिर क्या होता है कि एक आर्मी बनाई जाती है जिसका नाम आर्मी ऑफ इंडस। जॉन कीन के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना बोलन दर्रे से अफगानिस्तान में दाखिल हुई। ठीक,
यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1840 के बीच में लड़ा गया। इसमें अब देखिए, युद्ध का जो प्रारंभ होता है, जॉन कीन के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना बोलन दर्रे से आती है। यहाँ पर यह भी प्रश्न बन सकता है कि बोलन दर्रे से किन के नेतृत्व में आई, तो जॉन कीन के नेतृत्व में। ठीक। अप्रैल 1839 में कंधार और जुलाई में गजनी के किले पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। फिर 3 अगस्त 1839 को दोस्त मोहम्मद वहाँ से भाग गया और अंग्रेजों ने शाह शुजा को गद्दी पर बैठा दिया। ठीक, यानी काबुल पर 3 अगस्त 1839 को कब्जा कर लिया गया। जो वहाँ का शासक दोस्त मोहम्मद था वह रूस की तरफ भाग गया और अंग्रेजों ने शाह शुजा को गद्दी पर बैठा दिया। शाह शुजा जब वहाँ पर प्रवेश करता है, उसके प्रवेश के विषय में कहा गया कि शाह शुजा का प्रवेश किसी विजय या जुलूस की जगह शव यात्रा जैसा प्रतीत हो रहा था। यह किसने कहा था? इतिहासकार केई ने कहा था। ठीक, केई ने कहा, यानी जब राजधानी में शाह शुजा प्रवेश कर रहा था तो उसके प्रवेश को लेकर के, यानी कोई राजा जब राजधानी में पहुंचेगा तो उत्साह होना चाहिए, परंतु जब शाह शुजा प्रवेश कर रहा है तो सभी लोग वहाँ से, राजधानी में सभी लोग उपस्थित भी नहीं है और जो उपस्थित है कोई उनका स्वागत नहीं कर रहा है। तो इसी को लेकर के जॉन केई कहते हैं कि यह विजय जुलूस कम शव यात्रा ज़्यादा लग रहा था। ठीक। दोस्त मोहम्मद ने 1840 में आत्मसमर्पण कर दिया। उसे बंदी बना करके कलकत्ता भेज दिया गया। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि कहाँ पर भेजा गया, तो कलकत्ता भेजा गया था 1840 में, जब इन्होंने, दोस्त मोहम्मद ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद फिर जब वहाँ पर कब्जा हो गया तो फिर क्या होता है कि धीरे धीरे अब अफ़गानिस्तान जो क्षेत्र है, बहुत उपजाऊ वाला क्षेत्र तो है नहीं, पहाड़ी क्षेत्र है, तो इसकी वजह से जब अफ़गान अभियान किया गया था तो धीरे धीरे वहाँ पर जब लोग ब्रिटिश सेना रहने लगी तो खर्च बढ़ गया और जो कबीले इनके सपोर्ट में थे उनको भी भत्ता दिया जाता था। तो उस भत्ते पर जब कमी कर दी गई तो स्थानीय कबीलों ने विद्रोह कर दिया। ठीक, अंग्रेज़ों के खिलाफ। फिर मैकनाटन ने पीछे हटने के सुझाव को ठुकराया और इसे अद्वितीय राजनीतिक निशंसता कहा। यानी मैकनाटन जो उस समय अंग्रेजों की तरफ से सेनापति था, उसको जब पीछे हटने के लिए कहा गया तो उसने मना कर दिया। और अप्रैल 1841 में बीमार और वृद्ध जनरल एल्फिंस्टन को सेनापति बनाया गया, जो कि एक बड़ी भूल थी। यानी मैकनाटन की जगह पे एल्फिंस्टन को बनाया गया। फिर नवंबर 1841 में भीड़ ने काबुल में अलेक्जेंडर बर्न्स और उसके भाई की हत्या कर दी। ठीक। फिर उसके बाद अकबर खान, जो कि दोस्त मोहम्मद का पुत्र था, ने संधि के बहाने से बुलाकर 23 दिसंबर 1841 को मैकनाटन की भी हत्या कर दी। ठीक, 23 दिसंबर 1841 को मैकनाटन की भी हत्या कर दी गई। यानी यहाँ पर बड़े पैमाने पर विद्रोह होने लगा अफगानिस्तान में और बड़े पैमाने पर अंग्रेज़ों की हत्या प्रारंभ हो गई। फिर जब यह घटनाक्रम चलता है तो अंग्रेज़ों ने निर्णय लिया कि अब हम लोग वापस जाएंगे अफ़गानिस्तान को, यहाँ से अफ़गानिस्तान को उसके हाल पर छोड़ करके वापस जाएंगे। तो इसमें एक संधि करनी पड़ी अंग्रेज़ों को। 1 जनवरी 1842 को पोर्टिंगर ने अफ़गानों की शर्तों पर वापसी की संधि स्वीकार कर ली। फिर 6 जनवरी 1842 को 4500 सैनिक और 12,000 अनुचर काबुल से जलालाबाद के लिए रवाना हो गए। और जब यह लोग वापस आ रहे थे तो ठंडी का महीना था, बर्फीली हवाओं की वजह से और भयंकर ठंडी की वजह से, साथ ही साथ जब यह लोग वापस आ रहे थे तो रास्ते में कई अफ़गान कबीलों ने इन पर हमला किया, जिसकी वजह से इनकी पूरी सेना नष्ट हो गई, सभी लोग मारे गए। सिर्फ एक व्यक्ति डॉक्टर ब्राइडन जो है यही जीवित बचा था, जो कि बहुत बुरी तरीके से घायल था और यह जलालाबाद पहुंचता है। ठीक, इस घटना के बाद यह इतना अंग्रेज़ों का इसमें विनाश हुआ है। इसके बाद ऑकलैंड जो है इसने त्यागपत्र दे दिया। ठीक, क्या लॉर्ड ऑकलैंड ने अपना पद छोड़ दिया। तो यानी प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ 1839 से 40 के बीच में, इसमें प्रारंभ में तो अंग्रेज़ों की विजय होती है, परंतु अंत में जब वहाँ पर अधिकार करने के बाद दोस्त अली को हटा करके शाह शुजा को बैठाया जाता है तो वहाँ पर भयंकर विद्रोह होता है, कबीलों ने इनका साथ छोड़ दिया। उसके बाद जब ये लोग वापस आ रहे हैं तो कई क्या कहते हैं पूरे 4500 सैनिक और 12,000 जो इनके साथ में और अनुचर थे, सभी वहाँ पर मारे जाते हैं। सिर्फ एक व्यक्ति यहाँ पर जीवित बचता है। तो यह भयंकर जब घटना घटती है, इससे अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा उनके सम्मान में क्षति पहुँची। जो अजेय समझे जाते थे
वहाँ पर उनकी सम्मान में बहुत बड़ा धक्का लगा। इसकी वजह से लॉर्ड ऑकलैंड जो है उसने इस्तीफा दे दिया। आगे देखते हैं। अब लॉर्ड एलनबरो 1842 में यहाँ पर गवर्नर जनरल बन के आते हैं। ठीक, इन्होंने क्या किया कि एलनबरो ने जनरल पोलक और जनरल नॉट को सेना, मतलब इनके अंतर्गत सेना भेजा। कहाँ पर? फिर काबुल में। ठीक, ब्रिटिश सेना ने काबुल के बाजार को बारूद से उड़ा दिया और गजनी को नष्ट कर दिया। फिर उसके बाद एलनबरो जो है इसने क्या किया कि भारत में हिंदुओं का समर्थन प्राप्त करने के लिए, यानी कि वह दिखाना चाहता था कि हमने हिंदुओं के अपमान का बदला ले लिया, क्योंकि गजनी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। तो इसीलिए एक इसने षड्यंत्र रचा। उसमें इसने क्या किया कि जनरल लॉट ने महमूद गजनवी के मकबरे से सोमनाथ मंदिर के कथित किवाड़ उखाड़ लाया। यानी जनरल जो नाट है इसने ऐसा, उसने यहाँ पर पूरे भारत में समाचार फैलाया, झूठा समाचार फैलाया कि वह जो महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर से हमला किया था तो यहाँ के मंदिर के दरवाजे को लेके चला गया था, तो उसी के दरवाजे को वह जनरल नॉट जो है लेकर वापस आ रहा है। एलनबरो ने कहा कि इससे 800 साल पुराने अपमान का बदला बताया। ठीक, यानी उसने कहा कि यह 800 साल पहले जो गजनी ने हिंदुओं का अपमान किया था उसका बदला ले लिया गया है। इसकी वास्तविकता क्या थी? इतिहासकार सुंदरलाल के अनुसार वे किवाड़ चंदन के नहीं थे और एलनबरो ने उन्हें जलालाबाद में ही बनवाया था। ठीक, यानी एलनबरो जो है उसने इन किवाड़ों को जलालाबाद में बनवाया था और इस किवाड़ पर जो नक्काशी की गई थी वह मिस्र के कारीगरों के द्वारा की गई थी। ठीक, आगे देखते हैं। अब जो होता है इतनी घटनाएं प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के बाद, जो गवर्नर जनरल आता है जॉन लॉरेंस, इसने क्या किया? कुशल आक्रमणीयता की नीति 1842 से 1876 तक, यानी इस समय इस 1842 से लेकर के 1876 तक, यानी लॉर्ड नॉर्थ एलनबरो से लेकर के नॉर्थब्रुक तक के समय को, ठीक, कुशल आक्रमणीयता की नीति कहा जाता है। यानी इस समय क्या हुआ कि अफगानिस्तान के आंतरिक झगड़ों में अंग्रेज जो हैं वह तटस्थ रहेंगे, लेकिन वास्तविक शासक के साथ मित्रता रखेंगे। यानी आंतरिक झगड़े अफगानिस्तान में होंगे, कौन किसको मार रहा है, कौन राजा बन रहा है, उससे अंग्रेज़ों को कोई मतलब नहीं है। इस समय तक जो भी राजा बन जाएगा उसमें अंग्रेज उसके साथ में अपने व्यापारिक या फिर राजनीतिक जो संबंध है उनको बनाएंगे। ठीक, यानी कि जो कुशल आक्रमणीयता की नीति है, किसी भी आंतरिक झगड़े में, अफगानिस्तान के झगड़े में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया, परंतु जो शासक बनेगा उसके साथ में वह लोग संबंध बनाएंगे। इस नीति के प्रवर्तक जॉन लॉरेंस को माना जाता है और इस शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग JWS वायली ने किया था। ठीक, JWS वायली ने इस शब्द का प्रयोग किया था। 1842 में दोस्त मोहम्मद को रिहा कर दिया गया और उसने 1863 तक शासन किया। यानी दोस्त मोहम्मद जिसको कलकत्ता भेज दिया गया था उसे 1842 में रिहा कर दिया गया और वह 1873 तक फिर शासक वहाँ का बनता है। फिर आता है भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन, ठीक, जिसने अग्रगामी नीति फॉरवर्ड पॉलिसी की शुरुआत की 1876 में। डिजरेली की सरकार ने लिटन को एक नई आक्रामक यानी अग्रगामी नीति लागू करने के लिए भेजा। लिटन का मानना था कि वह अफगानिस्तान को पूर्णतः ब्रिटिश प्रभाव के क्षेत्र में लाएगा, जिसकी वजह से भारत की सुरक्षा के लिए जो वैज्ञानिक सीमा है उसको प्राप्त किया जा सके। ठीक, लिटन ने अफगानिस्तान के अमीर शेर अली को कहा कि तुम दो लोहे के बर्तनों यानी रूस और ब्रिटेन के बीच मिट्टी के घड़े यानी हांडी के समान हो। यानी रूस भी एक शक्तिशाली राज्य है, देश है, और ब्रिटेन भी एक शक्तिशाली देश है। यानी दोनों शक्तिशाली देशों के मध्य में, यानी दो लोहे के बर्तनों के मध्य में तुम एक मिट्टी के घड़े के समान हो, इसलिए अंग्रेजों के पक्ष में आ जाओ। लिटन ने लेविस पेली को काबुल भेजा, लेकिन शेर अली ने स्वागत नहीं किया। यानी लिटन ने भेजा था किसको? लेविस पेली को, और यह
अफगानिस्तान पर नियंत्रण स्थापित करना चाह रहा था और शेर अली से संबंध स्थापित करना चाह रहा था कि वह ब्रिटेन की सहायता करे, ब्रिटेन की तरफ संधि कर ले, परंतु शेर अली ने इस दूत का स्वागत नहीं किया। फिर जुलाई 1878 में रूसी दूत स्टोलिटॉप जो कि काबुल पहुंचता है, जिसका स्वागत शेर अली ने किया। इसकी वजह से लिटन बहुत क्रोधित हो गया। ठीक, यानी एक तो इन्होंने अपने दूत को भेजा तो शेर अली ने स्वागत नहीं किया, बल्कि इसके अलावा 1878 में ही जब रूस का दूत आता है तो उसको राजधानी में बुलाते हैं और स्वागत भी करता है। फिर इसके बाद द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 में प्रारंभ होता है। युद्ध का कारण क्या था? द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का कारण ब्रिटिश दूत नेविल चैम्बरलेन को अली मस्जिद जो कि खैबर दर्रे में स्थित थी पर रोके जाने को युद्ध का बहाना बनाया गया। यानी ब्रिटिश दूत था नेविल चैम्बरलेन जो कि खैबर दर्रे से होकर के खैबर दर्रे में स्थित अली मस्जिद में जाना चाहता था, उसको रोक दिया गया, यह बहाना बनाया गया। नवंबर 1878 में ब्रिटिश सेना ने खैबर, कुर्रम और बोलन तीनों दर्रों से हमला कर दिया। ठीक, यानी 3 दर्रों से नवंबर 1878 में ब्रिटिश सेना ने हमला कर दिया। शेर अली रूस से मदद न मिलने पर बल्ख भाग गया, जहां 1879 में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक, रूस के जो दूत आए थे उनसे संबंध स्थापित किया था शेर अली ने और उसे आशा थी कि अगर अंग्रेज आक्रमण करेंगे तो रूस सहायता करेगा, परंतु रूस इसमें सहायता नहीं करता है। तो इसकी वजह से यह जो शेर अली है बल्ख भाग जाता है, जहां पर 1879 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब जब आंग्ल अफगान युद्ध होता है तो इसमें अफगानों की पराजय होती है और उसमें गंडमक की संधि 26 मई 1879 को की जाती है। महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। 26 मई 1879 ईस्वी को गंडमक की संधि होती है। इसमें याकूब खान ने अंग्रेजों से इस संधि को स्वीकार किया। यानी संधि किसके मध्य? याकूब खान और अंग्रेजों के मध्य। शर्तें क्या थी? काबुल में ब्रिटिश रेजिडेंट रखा जाएगा, विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपी जाएगी, यानी विदेश नीति का निर्धारण अंग्रेज करेंगे, कुर्रम पिशिन जिले अंग्रेजों को देना होगा। ठीक, यह गंडमक की संधि थी। फिर उसके बाद 1879 से 1880 के बीच में कई ऐसे घटनाक्रम होते हैं जिसकी वजह से तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध का फिर पृष्ठभूमि तैयार होती है। इसमें क्या है कि केवेगंडी जो है काबुल में ब्रिटिश रेजिडेंट था, लुई केवेगंडी, इसकी अफगान सेना ने 3 सितंबर 1879 को हत्या कर दी। याकूब ने कहा अफगान का शासक होने से बेहतर है ब्रिटिश कैंप में घास काटा। यानी इस घटनाक्रम के बाद याकूब खान जो है उसने आत्मसमर्पण कर दिया और अंग्रेजों ने दोस्त मोहम्मद के पोते अब्दुल रहमान को नया अमीर स्वीकार किया। इस घटनाक्रम को लेकर के ग्लैडस्टन ने कहा कि दूसरा अफगान युद्ध पहली भूल को दोहराते हुए शुरू हुआ था। यानी जो पहले अफगान युद्ध के समय भूल की गई थी उसी भूल को लॉर्ड लिटन ने दोहराया था। यह किसका कथन है? ग्लैडस्टन का कथन है। युद्ध का परिणाम क्या होता है? अंग्रेजों ने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया लेकिन विदेश नीति अपने पास रखी। यानी गंडमक की जो संधि होती है उसके बाद जो घटनाक्रम होते हैं, केवेगंडी जो वहाँ का ब्रिटिश रेजिडेंट था उसकी हत्या के बाद अब्दुल रहमान जब नया शासक बनता है उसके साथ यह संधि की गई। आगे देखते हैं 1880 से 1901 के बीच में अगर हम बात करते हैं अफगानिस्तान की राजनीतिक स्थिति की, तो यहाँ पर 1885 में रूस ने अफगान सीमा पर पंचदेव पर कब्जा किया। डफरिन ने कूटनीति से युद्ध को टाल दिया। ठीक, फिर 1893 ईस्वी में मार्टिमर डूरंड और अमीर अब्दुल रहमान के बीच एक सीमा समझौता होता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 1893 में डूरंड रेखा खींची गई जो आज भी विवादित है। ठीक, यानी भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण के लिए 1893 में मार्टिमर डूरंड के नेतृत्व में एक रेखा खींची गई जिसे डूरंड रेखा कहा जाता है। 1887 में पिशिन और सीबी क्षेत्रों को मिलाकर ब्रिटिश बलूचिस्तान नामक नए प्रांत का गठन किया गया और अब्दुल रहमान के बाद हबीबुल्ला अमीर बना और उसने हिज मैजेस्टी सम्राट की उपाधि धारण की। कब? 1901 में। तो यह तत्कालीन अफगानिस्तान यानी 1880 से 1901 के बीच
अफगानिस्तान की राजनीतिक स्थिति है, जिसमें अफगानिस्तान एक बफर स्टेट के रूप में रहा है। ठीक, आगे देखते हैं। अब तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध होता है 1919 से 1921 के बीच में। अमानुल्लाह, जो कि फरवरी 1919 में हबीबुल्लाह की हत्या के बाद अमानुल्लाह शासक बनता है। आंतरिक असंतोष को शांत करने के लिए अमानुल्लाह ने भारत पर आक्रमण कर दिया। यह तीसरा युद्ध जो आंग्ल अफगान युद्ध का कारण था। रावलपिंडी की संधि होती है 1921 में। वायसराय इस समय कौन है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड है, और अमानुल्लाह के बीच में यह संधि होती है। और 1921 में अफगानिस्तान को अपनी विदेश नीति के संचालन का पूर्ण अधिकार मिल गया, यानी कि अब अफगानिस्तान 1921 में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। निष्कर्ष क्या निकलता है? 80 वर्षों के खूनी संघर्ष के बाद अफगानिस्तान एक संप्रभु राष्ट्र और वास्तविक बफर स्टेट बन सका। ठीक, यानी कि जो 3 आंग्ल अफगान युद्ध हुए हैं वह पूरी तरीके से अफगानिस्तान की आंतरिक मामलों में ब्रिटिश हस्तक्षेप और रूसी प्रभाव को या रूसी आक्रमण के भय से, भारत पर आक्रमण के भय से अंग्रेज़ों को बचना था। तो ब्रिटिश जितने भी अधिकारी थे या गवर्नर जनरल जो नियुक्त हुए हैं, चाहे लीटन हो या फिर ऑकलैंड हो, इन्होंने अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट बनाने का जो दावा पेश किया और बफर स्टेट बनाने की चाह रखी, परंतु कुछ जैसे कि लिटन, उन्होंने पूरे अफगानिस्तान पर अधिकार करना चाहा। परंतु अफगानिस्तान की जो भौगोलिक स्थिति थी, पहाड़ थे और कबीलाई जो संगठन था, वहाँ पर अंग्रेज़ों को इन युद्धों के माध्यम से बहुत सारा नुकसान हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने बाद में 1921 में अफगानिस्तान को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया और उन्हें स्वतंत्र कर दिया। ठीक, तो इस प्रकार से हमने आंग्ल अफगान संबंध को पूरा विस्तार से देखा है। अगली क्लास में हम लोग सिंध के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियोज़ आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने कमेंट के माध्यम से सुझाव जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।